कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बाद ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस देश का पूरा नौजवान उनकी ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा था कि देश के लिए कुछ करेंगे, तो कुछ नहीं किया। तब 21 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार था। वो समाजवादियों की लड़ाई थी कि उस लड़ाई को हम लोग ला करके और 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार बना, तब जाकर के इस देश में नौजवानों की भागीदारी बनी। और कह सकते हैं कि जो 2012 से 17 के बीच में हम लोगों को गर्व है कि जितना अच्छा विकास पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, आज भी कोई न किया है और न आगे कर पाएगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये वर्तमान जो सरकार चली किसी की नहीं। बेरोजगार आंदोलन करते हैं, उनको पुलिस की लाठियां मिलती हैं। पेपर जितने भी कराते हैं सब पेपर लीक हो जाते हैं। व्यापारी अलग परेशान है जीएसटी को लेकर। और आज ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि हमें 400 पार दे दो और हम संविधान बदल दें। हम लोग कभी इस अपमान को भूल नहीं सकते हैं और इसका बदला आम जनता भी लेगी और हम लोग भी लेंगे। जब तक प्रधानमंत्री जी अमित शाह को बर्खास्त नहीं करेंगे या अमित शाह आकर के सदन के अंदर और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप है। सदन के अंदर जब कैमरे चलते हैं तो इन लोग कैमरे के माध्यम से अगर कोई विपक्ष का नेता बोल रहा होता है तो उसकी आवाज को कम करा देते हैं, उसके ऊपर से कैमरा हटा देते हैं। ये कहीं ना कहीं ईवीएम में खेल है। हम ईवीएम से जीत करके ईवीएम बदलेंगे, लेकिन न निर्वाचन आयोग, सबको बिल्कुल पंगु बना दिया है इस वर्तमान सरकार ने। द लॉर्ड शो में आज के हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी से ही पूर्व जिला अध्यक्ष अनुराग पटेल जी। वह न केवल राजनीति में बल्कि एक प्रखर अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ में वो कृषि में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं। तो आज स्वागत करेंगे द लॉर्ड शो में अनुराग पटेल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सर, जैसे हम लोग पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो राजनीति का सफर हुआ वो आपका स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे राजनीति में एंट्री हुई? ये तो बहुत पुरानी बात है जी। और परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा हमारे, लेकिन हमारे फादर जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वो भी वैचारिक रूप से समाजवादी थे और सदैव वो भी लड़ते रहे, लेकिन वो अधिवक्ता थे। उनके साथ हमें जाने का मौका मिलता था और 91 में हमने इंटर किया और इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए हम लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ कुछ अंदर से था कि कभी छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे, कभी राजनीति में आगे जाएंगे। राजनीति करने की इच्छा थी, लोगों को देखते थे। लेकिन इंटर करने के बाद लखनऊ पहुँचे, सीआर डिग्री कॉलेज में चुनाव की शुरुआत हुई। वहाँ छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे। 92 में हम लोग भी उसमें हिस्सेदार बने, कुछ प्रत्याशियों को लड़ाए, नामांकन कराए, अपना भी कराए, चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसी दरमियान समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और नेताजी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे आदर्श हैं माननीय मुलायम सिंह यादव, वो पहली बार समाजवादी पार्टी बनने के बाद सीआर डिग्री कॉलेज में हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए आए। वहीं से हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ स्थापना से ही, पहला स्थापना दिवस हुआ उस दिन से हम लोग पार्टी के साथ जुड़े और नगर अध्यक्ष से शुरुआत करी। लोहिया वाहिनी का एक संगठन हुआ करता था, नया नया बना, उसके नगर अध्यक्ष से शुरुआत करी। फिर समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष बनने के बाद 98 में लगभग हम योजन सभा के जिला अध्यक्ष बने। योजन सभा के अध्यक्ष भी हम 2007 तक रहे और 2007 में हमें समाजवादी पार्टी के आज जो जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, नौजवानों के नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में उसमें नौजवानों के प्रभारी भी थे, कन्नौज से सांसद थे। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदैव था। कंधे से कंधा मिला करके हम लोग संघर्ष कर रहे थे, साइकिलें चला रहे थे। 2007 में उन्होंने योजन सभा का प्रदेश सचिव बनाया मुझे और 7 से 12 तक हम 11 तक प्रदेश सचिव रहे और 12 में हमें समाजवादी योजन सभा का प्रदेश का महासचिव बनाया गया। महासचिव बनने पर भी हम लोगों ने लगातार
पूरे प्रदेश का दौरा किया। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे नफीस भाई, वो आज विधायक हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। कई प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई आज दल में हैं, कुछ लोग दल छोड़ करके भी चले गए। जो हमारे सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे कुंवर शैलेंद्र सिंह जी, वो आज हमारे बीच नहीं हैं, और नौजवानों के बहुत अच्छे नेता थे, और समाजवादी पार्टी में नौजवानों का संघर्ष उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव, जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, उनका आशीर्वाद मिला और इस जनपद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और एक वैचारिक रूप से समाजवादी हैं, और समाजवादी का मतलब केवल दिखावा नहीं होता है, गरीब की मदद करना, ये भावना सदैव रहती कि अगर सड़क से गुजर रहे हैं, कोई व्यक्ति रोड पे गिरा मिल जाए, एक्सीडेंट मिल जाए, परेशान मिल जाए, तो पहले उसकी मदद करेंगे तब अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। मतलब वो पहला काम हम मानते हो और उसको कर्म में शामिल किए हैं, ये नहीं केवल दिखावा करते हैं कि पहले गरीब की मदद हो जाए तब दूसरा काम होता है। तो आप जो है नेताजी से काफी, मुलायम सिंह यादव जी से काफी मतलब पुराने टाइम से जुड़े रहे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी कौन सी बात है जिसको आप जहन में उतारते हैं, या किन आदर्शों को आप अपने जहन में उतारते हैं? लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो हमारे आदर्श हैं। हमारे माता पिता ने जो हमें शिक्षा दी, उसके बाद हम बहुत कुछ मानते हैं कि माननीय नेताजी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनके साथ हम लोग बहुत छोटे से कमरे में 30-30, 40 लोग, 50-50 लोग बैठ करके 4-4 घंटे बात किया करते थे। जो चीज वो साझा करते थे, जो उनके कर्म थे, वो हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। माननीय नेताजी कि जो दिल था, वो समझ लिए एक बाप का दिल था। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को वो दुख दर्द समझते थे। जब पहली बार अपने, जैसे मैंने कहा था, पिताजी के साथ हमें कहीं जाने का मौका मिलता था, 1989 रहा होगा, 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने माननीय मुलायम सिंह यादव। उस दौरान सहकारिता भवन में, मेरे पिताजी सहकारिता की राजनीति करते थे, सहकारिता भवन में एक कार्यक्रम था। उस दौरान हमारी उम्र बहुत कम थी, हम हाई स्कूल के छात्र थे, लेकिन पहली बार मुलायम सिंह यादव जी को सुनने का मौका मिला, बहुत नजदीक से सुनने का मौका मिला। तो उनका जो दर्द था, एक, हम नाबालिग थे, राजनीति तो नहीं कर सकते थे, बालिग हुए 91 में, 92 में, तब से समाजवादी पार्टी में है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा कष्ट होता है, लोहिया जी को कष्ट होता था, जब आदमी आदमी को खींचता है रिक्शे के। वो रिक्शे यहाँ यूपी में नहीं, वो रिक्शे आज भी पश्चिम कलकत्ता में चलते हैं, कि आदमी रिक्शे पे बैठता है और आदमी उसको पैदल खींचता है। तो उन्होंने कहा कि लोहिया जी उसका विरोध करते थे, और जो ये रिक्शे चलते हैं, इन रिक्शे का भी हम लोग विरोध करते हैं कि आदमी की श्रम शक्ति, कितना गरीब आदमी है जो आदमी आदमी को खींचता है। तो बोले हमारी, आज हम मुख्यमंत्री बने हैं, मेरी एक इच्छा है कि हम चाहते हैं कि अभी हम आदेश कर दें कि जो रिक्शे हैं इसमें जो चला रहा होगा वही मालिक हो जाएगा, जो किराए पे रिक्शे लाते हैं उनका काम खत्म। इन बोले फिर एक बार सोचते हैं कि बहुत से रिक्शा वाले ऐसे हैं जो दिन में रिक्शा चलाते हैं और रात के दूसरे जो रिक्शा चलाते हैं। अगर हम दिन में आदेश जारी करेंगे तो रात को चलाने वाले लोग खाली हो जाएंगे, और रात में कर देंगे तो दिन वाले खाली हो जाएंगे। ये एक छोटा सा दर्द, एक किसान से चुंगी ली जाती थी, ये उनका दर्द कि आदमी, किसान बोरी लेकर के, राशन लेकर के, मूली पैदा करता, मूली लेकर के अगर शहर बेचने जाता था, तो उससे रास्ते में नगर पालिका के लोग, इंस्पेक्टर रास्ता, वो लोग रोक करके उससे पैसा लेते थे, चुंगी लेते थे। ये छोटे छोटे से दर्द जब उनके हमने विचार सुने, तो लगा कि ये व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश के आम जनता के बारे में सोचता है। तो उन्होंने सड़क बनाने का, बिल्डिंग बनाने का इस पर नहीं दिया, केवल बड़ी चीजों पर नहीं ध्यान दिया, छोटी छोटी चीजें। अब जैसे बस वहीं से हमारा मन जुड़ा कि अगर राजनीति करेंगे तो माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ, और जिस दिन बालिग हुए उस दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं। और जब तक जीवन में सांस है, आज नेताजी मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके अंश के रूप में, उनसे ज्यादा व्यक्तित्व में धनी, उनसे कहीं आगे, लेकिन अब उनको पीछे नहीं कर सकते। नेताजी को कोई नहीं पा सकता, लेकिन कहीं पर उनसे भी कम नहीं है। आज अखिलेश यादव जी पूरे देश के नौजवानों के नेता हैं, पूरे देश के अंदर
माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज लोकसभा में परिणाम आया है, पूरे देश के लोगों ने माना है, क्योंकि पूरे देश में जो सीटों की संख्या है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर के आए। नेतृत्व की जो क्षमता है, हम मान के चलते हैं वो आने वाला समय होगा जब मुलायम सिंह यादव से भी बड़े नेता बन करके माननीय अखिलेश यादव जी सामने। तो आप ये मानते हैं कि वो उनकी जो मुलायम सिंह यादव की लेगेसी थी उसको आगे लेके जाएंगे, कि जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इसी के साथ में जो एक विपक्ष के नेता के रूप में, क्योंकि आप अभी सत्ता में नहीं हैं, तो विपक्ष के नेता के रूप में आपकी क्या भूमिकाएं हैं? देखिए, हम लोगों ने विपक्ष भी बहुत देखा है। 92 से राजनीति करी, 93 में पहला चुनाव हुआ, सपा बसपा का गठबंधन था। कांशीराम जी भी गरीबों के नेता, क्योंकि वो भी जमीन से जुड़ करके साइकिल चला करके बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। उसी तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था। दोनों पार्टियां गठबंधन करती हैं और इस देश के अंदर सांप्रदायिकता के जो सांप्रदायिक दल है उनके खिलाफ ऐसे भी नारे लगाए। एक नारा लगा कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये उस समय नारा देकर के 1992-93 में, और सत्ता बना। उत्तर प्रदेश में सत्ता में दोनों लोग आए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनके सहयोग से कांसीराम जी को चुनाव लड़ाया इटावा में और वो पार्लियामेंट में। वो दोनों दल आगे बढ़े और लगातार संघर्ष किए, लेकिन जो फासिस्टवादी थे, सांप्रदायिक थे, वो उन दोनों को एक नहीं रहने दिए और दोनों को बस मुश्किल से 94-95 में दोनों दल अलग अलग हो गए और बसपा को भाजपा ने समर्थन देकर के सरकार बना दी, सपा को किनारे कर दिया। तब से लगातार हम लोग विपक्ष में रहे। 96 में आंदोलन किए हम लोग, राजभवन घेराव माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा, पूरे जनपद के अंदर एक एक जिला मुख्यालय पर पुलिस ने एक एक नेता को बंद करने का काम किया। फिर भी कम से कम 50,000 लोग लखनऊ पहुंचे, इसमें हम लोग खुद शामिल नहीं पहुंचे। कभी पुलिस नहीं रोक सकती अगर इच्छा शक्ति होगी, और किसी गरीब की मदद करना होगा, किसी किसान के आंदोलन के मुद्दे पर होगा, चाहे गन्ना भुगतान को लेकर के हो, चाहे अन्य फसलों के उपज के दाम को लेकर के हो, नौजवानों के मुद्दे पर, चाहे छात्र संघ चुनाव बंद कराए भाजपा सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराए, उस पर हम लोगों के आंदोलन रहे हो, तो हम लोग विपक्ष से नहीं घबराते हैं। हम तो फिर कहेंगे कि नेताजी हम लोगों से कहा करते थे बंद कमरे में कि राजनीतिक दल की केवल एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि सरकार ही बनाना, सामाजिक परिवर्तन करना, लोगों को वैचारिक रूप से मजबूत करना, लोगों को शिक्षा में मजबूत करना, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, अपने व्यक्ति पर विश्वास करना। हमें कोई जरूरी थोड़ी है कहीं पर टिकट दे रहे तो जीतने वाले को ही दे देंगे, हो सकता है हमारा आदमी हार जाएगा तो हार जाएगा, लेकिन अपने आदमी पर विश्वास करना। तो हम लोग विपक्ष से कभी घबराते नहीं, पुलिस की लाठी से डरते नहीं है। अगर विपक्ष से घबराते होते, लोग घबराते होते, तो आज देश आजाद नहीं होता। अंग्रेजों ने कितना कुचक्र रचा, कितना उन्होंने उत्पीड़न किया, लेकिन हमारे देश को आजाद कराने में जिन लोगों की कुर्बानियां उनको कभी भूल नहीं सकते। वैसे ही आज है, आज फासिस्टवादी लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश को खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वो आजादी देश की आजादी थी, ये आजादी भी अभी भी आज हम कह सकते हैं कि इस आज की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। कितने बेकसूर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, छोटे छोटे मुकदमों में उनको जेल हो रही है, और जो बड़े अपराधी इस देश के अंदर हैं वो भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर बैठे हैं। इससे तो लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई है, देश की लड़ाई है। अच्छा पटेल जी, इसी में हमारा जो अगला सवाल था कि कांग्रेस लगभग सपा के साथ मानी जा रही है आज के समय में, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, तो बसपा की जो भूमिका है या कुमारी मायावती जी की जो भूमिका है, सुश्री मायावती जी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले का बहुजन समाज पार्टी भी वैचारिक दल रहा और वहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई, मान्यवर कांसीराम जब तक रहे तब तक बहुजन समाज पार्टी एक दल के रूप में था। अब वो दल नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की भी सोच आज हमारे साथ है, लेकिन सोच उनकी देश के प्रति बहुत अच्छी नहीं रही। जब वो सरकार में आए, हम लोगों ने तो किताबें पढ़ी है, लोहिया जी को पढ़ा है, लोहिया जी को भी, जनेश्वर मिश्रा जी आज हमारे बीच नहीं है, उनको हमने बहुत नजदीक से सुना है, उनके साथ बैठे हैं, जैसे हम आपके साथ बैठे, उनके साथ बैठे घंटों।
तो जनेश्वर मिश्रा जी बताया करते थे कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बाद ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस देश का पूरा नौजवान उनकी ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा था कि देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। लोगों की उम्मीदें टूटी। फिर एक समय आया जब समाजवादी लोग, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी जैसे लोग निकल करके आए, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। तब 21 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार था। वो समाजवादियों की लड़ाई थी कि उस लड़ाई को हम लोग ला करके और 18 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार बना। तब जाकर के इस देश में नौजवानों की भागीदारी बढ़ी। तो ये लड़ाई सदैव चलती रहेगी, क्योंकि नौजवानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। माननीय मुलायम सिंह यादव उस समय हम लोगों से कहा करते थे कि नौजवानों का देश है और कभी समाजवादी पार्टी बूढ़ी नहीं होने देंगे। हम लोग भी नहीं समझते थे कि समाजवादी पार्टी बूढ़ी नहीं होने देंगे, क्या मतलब है। लेकिन जब समय आया, देखा एक परिवर्तन हुआ। समाजवादी पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बनाए गए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे नेताजी। उसके बाद जब 2012 से 17 में सरकार बनी, चली समाजवादी पार्टी की, तो 2012 में जब पूर्ण बहुमत के साथ दल आया, तो नेताजी ने माननीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में क्रांति रथ के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम हुआ था। लोगों की छोटे छोटे बिंदुओं पर माननीय अखिलेश जी भावनात्मक रूप से जुड़े, लोगों के बीच गए और लोगों ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान करके लड़ा। इस बात को नेताजी समझे, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। हमने पहले कहा जिसके दिल बड़ा होगा वही समझ सकता है। उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालें, तो राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया। और कह सकते हैं कि जो 2012 से 17 के बीच में हम लोगों को गर्व है कि जितना अच्छा विकास पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, आज भी कोई न किया है और न आगे कर पाएगा। उनकी सोच थी 100 नंबर पुलिस, जब पूरे देश के अंदर, कहीं नहीं दुनिया के 3-4 देशों में थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर 100 नंबर डायल की पुलिस ला करके माननीय अखिलेश यादव ने दिखाया कि हम क्राइम को कैसे रोक सकते हैं। तो जनपदों में छोटी छोटी राजनी हुआ करती थी, जब से 100 नंबर पुलिस आई है, वो जो रास्तों में राजनी हुआ करती थी लगभग खत्म। तो अनुराग पटेल जी, आपसे जो अगला सवाल है हमारा, तो ये है कि विपक्ष के नेता के रूप में आप सरकार की किन नीतियों से चिंता व्यक्त करते हैं या जो आपको चिंताजनक लगती हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये वर्तमान जो सरकार चली वो किसी की नहीं है। नौजवानों को कहीं रोजगार नहीं है। रोजगार, बेरोजगार आंदोलन करते हैं, उनको पुलिस की लाठियां मिलती हैं। पेपर जितने भी कराते हैं सब पेपर लीक हो जाते हैं। व्यापारी अलग परेशान है जीएसटी को लेकर के। आज देखिए एक आदेश आ गया कि पुरानी गाड़ी खरीदने पर भी जो कम टैक्स था उसको जीएसटी को ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रैक्टर को जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं। किसान के उपज का दाम नहीं मिल रहा है। लखीमपुर जनपद को ही लीजिए, कितना बाढ़ की त्रासदी होती है, लोगों के पूरी फसलें खत्म हो जा रही हैं, लेकिन मुआवजा के नाम पर 100, 200, 500 रुपए की चेक देते हैं। किसान पूरे प्रदेश का परेशान है, व्यापारी पूरे प्रदेश का परेशान है, नौजवान परेशान है। किसी की ये सरकार नहीं है। वो सिर्फ सांप्रदायिक की बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को परेशान करते हैं, पिछड़े दलित सब परेशान हैं और वो आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई चलती रहेगी और लड़ाई रुकेगी नहीं। और विपक्ष की तरह हम लोग भूमिका में खड़े हैं और कहीं कुछ आंच नहीं आने देंगे। जिस गरीब के साथ कहीं कष्ट होगा हम लोग खड़े। और जो ये अभी संसद में अभी हाल ही में जो गृह मंत्री जी का बयान रहा, अंबेडकर जी के जो है, जो कुछ उनकी स्लिप ऑफ टंग जो वो मानते हैं या जो भी रहा प्रकरण, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बहुत सोची समझी रणनीति भी हो सकती है और हमको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से देश की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उससे भी ऊंचा सदन है राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होता है, उसके अंदर देश के अगर गृह मंत्री इस तरीके से बयान देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है और देखा भी है, क्योंकि हम लोग बहुत मध्यम परिवार से हैं। बाबा साहब को आज से नहीं पढ़ा है, लोहिया जी को आज से नहीं पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ा है और बचपन में पढ़ाया भी जाता था प्राइमरी के स्कूलों में
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या क्या घटनाएं होती थी जब वो पढ़ने स्कूल जाते थे। उनको सबसे पीछे बिठाया जाता था, उनको टीचर भी दूर खड़ा करते थे, लोगों के साथ बैठने नहीं देते थे, लोगों के साथ पानी नहीं पीने देते। तो उन्होंने जो कुछ झेला वो जब पढ़ करके बड़े हुए, और इतनी डिग्रियां उनके पास, इस देश के अंदर किसी के पास उतनी डिग्रियां नहीं थी जितना उन्होंने पढ़ाई की। तो चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हर समाज के लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ, उन्होंने जो संविधान बनाया, जो संविधान कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, संविधान बनाया, उस संविधान की ताकत है कि हम आंदोलन कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने कहने का अधिकार है, चाहे चाहे लोकसभा में चुनाव होते हो, चाहे विधानसभा के चुनाव होते हो, चाहे न्यायपालिका हम जाते हैं, चाहे पुलिस व्यवस्था है, सब संविधान से चलता है। और आज ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसी बात को इनके ही दल के केंद्रीय मंत्री अक्सर कहा करते थे चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले, कि हमें 400 पार दे दो और हम संविधान बदल दें। इनकी मंशा अच्छी नहीं है, ये आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं। और उसी का रूप है कि इन्होंने सदन के अंदर कहा, अंबेडकर जी पर टिप्पणी करी, जबकि अंबेडकर को लोग भगवान के रूप में मानते हैं। देखिए, भगवान वही होता है जिसने अच्छे कर्म किए हों, अच्छी शिक्षा दे। उन्होंने लगातार कहा कि लोग अपने को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाने की बात करी। जब आदमी शिक्षित होगा तो जब शिक्षा से भरपूर होगा, शिक्षित हो जाएगा, तो वो प्रश्न भी करेगा, वो रोजगार भी मांगेगा, वो रहने को मकान भी मांगेगा, क्योंकि उसका अधिकार है। और जब अधिकार मांगेगा, ये बात इन आरएसएस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वर्तमान जो फासिस्टवादी लोग बैठे हैं, सांप्रदायिक लोग बैठे हैं सत्ता में, ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमसे कोई प्रश्न करे। मैंने पहले कहा कि जब कोई रोजगार मांग रहा है तो लाठियां मिल रही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में शिक्षा मित्रों की प्रमोशन देकर उनको टीचर बना दिया था। जब टीचर बनाया, वो लोग सब नौकरी करने लगे, 1 साल की ये सैलरी भी पाए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। महिलाएं आंदोलन करी, बहुत महिलाओं ने आत्महत्या करी, बहुत लोगों की इसमें सदमे में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हमें याद है कि लखनऊ में उन महिलाओं ने जाकर के अपना सिर मुड़वाया। महिलाओं का श्रृंगार होता है बाल। जब केस मुड़वाए तो यही मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे कर्म आदमी करेगा वैसे उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं सोचते, वो भी तो रोज बाल मुड़वाते हैं। लेकिन महिला के खिलाफ और उन महिलाओं के खिलाफ जो अपना हक मांग रही थी, नहीं बोलना चाहिए। आज जो रोजगार मांगते हैं उनको दबाया जाता है, लोगों के मकान को बुलडोजर चला करके जबरन गिराया जाता है। हमने तो कभी नहीं देखा इस देश के अंदर कि पुलिस अभिरक्षा में गुंडे आवे गोली मार दें। ठीक है, अपराधी को न्यायालय सजा देगा, और आज तक उसका खुलासा नहीं हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के बीच में अपराधी को गोली मारी जाती है। अपराधी को सजा देने का अधिकार क्या किसी अपराधी को है? अपराधी को सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। तो ये सब निरंकुश हैं। और इन्होंने जो सदन के अंदर कहा बाबा जी की टिप्पणी, इससे पूरा देश आहत है। और ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे और समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन करती रहेगी। हम तो धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कहा 21 तारीख को आंदोलन करो। सब लोग सड़कों पर उतर के आए, लोगों ने पुतले भी फूंके, जो जितना विरोध कर सकता होगा किया है। और जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश होगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में जाकर के लोगों को बताने का काम करेगा किस तरीके से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे हैं, कल ये दूसरे नेता का भी करेंगे। क्योंकि जब सरदार पटेल के नाम पर इन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गुजरात में, वोट लेने का काम किया, अपने को हम पिछड़े हैं, और वो सरदार पटेल की मूर्ति भी किस तरीके से बनी, कितने साल में बनी, और उसके बाद एक मूर्ति तो गिर भी गई, टूट गई। तो इनके बनाए काम कहीं पुल गिरते हैं, कहीं कुछ करता है, एक एक वोट की सरकार गिराते हैं, सरकार को खरीदते हैं, विधायक को किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। महाराष्ट्र में जो अपराधी जिनके ऊपर 400 करोड़ रुपए का आरोप है, उन सबको ला करके सत्ता में शामिल कर लेते हैं। भाजपा में जो आ जाएगा उसको दूध का धोया हो जाएगा। तो ये बात अंबेडकर जी की नहीं है, ये अन्य महापुरुषों की भी है। और अंबेडकर को हम लोग तो भगवान ही मानते हैं।
और इस देश के अंदर हम जब जानने वाले हुए तो हमने देखा कि यहीं लखीमपुर में बौद्ध मंदिर पड़ता है। बहुत छोटे थे हम लोग, 6-7 में पढ़ते थे, तब वह जाया करते थे। तो लोग उनको भगवान की तरह पूजते। हम भी उस कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, दीपक जलाते थे छोटे पर। तो वो भावना आज भी मेरे अंदर है कि जिस व्यक्ति ने हमको, जैसे माँ बाप हमको शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ोगे, ये काम करोगे तो अच्छा होगा, वही अम्बेडकर जी ने कहा है। वो संविधान के रूप में हमें ताकत दी है। हम लोग कभी इस अपमान को भूल नहीं सकते हैं और इसका बदला आम जनता भी लेगी और हम लोग भी लेंगे। जब तक प्रधानमंत्री जी अमित शाह को बर्खास्त नहीं करेंगे या अमित शाह आकर के सदन के अंदर और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं। साथ ही साथ आप मानेंगे कि आज की डेट में एक सरकार के ऊपर ये आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाती है सरकार, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से हमेशा प्रदर्शित किया जा रहा है कि ऐसा नहीं, कानून के दायरे में सारे काम हो रहे हैं। तो आप इस पे क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष को परेशान करने का इनके पास बहुत अच्छे तरीके हैं। ये एक एक करके सांसद को परेशान करते हैं, विधायक को परेशान करते हैं। सदन के अंदर जब कैमरे चलते हैं तो इन लोग कैमरे के माध्यम से अगर कोई विपक्ष का नेता बोल रहा होता है तो उसकी आवाज को कम करा देते हैं, उसके ऊपर से कैमरा हटा देते हैं। और जनपद स्तर पर विपक्ष के जो अच्छे नेता हैं उनको सबको परेशान करने का काम करते हैं, प्रताड़ित करने का काम करते हैं, फर्जी मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं। देखिए, हमारे आजम खान साहब हैं, हम तो चुनौती देते हैं वो चला जाए रामपुर में, और रामपुर में जितनी उन्होंने गरीबों की मदद करी, जो व्यक्ति यूनियन का अध्यक्ष, रिक्शा यूनियन, ठेला यूनियन की राजनीति करके बाहर निकल के आया होगा, वो गरीबों को शोषण नहीं कर सकता। उनके ऊपर फर्जी बकरी चोरी के मुकदमे, वो केवल दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अल्पसंख्यक समाज को परेशान कर रहे हैं और इसी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का काम, जो व्यक्ति जनाधार वाला है उसको तोड़ के अपने दल में मिलाने का काम करते हैं। ये इनकी रणनीति रही है। और जो कहे जाते हैं कि आज के चाणक्य अमित शाह जी, सब लोग जानते हैं कि उनकी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने वे कुछ दिन पहले गुजरात की राजनीति करते तो उन्होंने गांधी जी पर भी टिप्पणी करी थी और उन्होंने कहा था सार्वजनिक जगह कि वो एक चतुर बनिया है। उनको चतुर बनिया बताते हैं। अंबेडकर जी को कहते हैं जितना अंबेडकर 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 कर रहे हो इतना करते तो भगवान मिल जाते, 7 जन्मों तक स्वर्ग दर्शन हो जाते। हम तो मानते हैं, चाहे लोहिया जी ने सिखाया, चाहे अंबेडकर जी ने बताया, चाहे संविधान के ताकत मिली है कि कर्म करने से। हम तो भगवान कृष्ण को कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी कहा था जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और कर्म, अच्छे कर्म करिए और कर्म की फल की चिंता मत करिए, फल अच्छा ही मिलेगा। इसलिए हम लोग भी अपने कर्म कर रहे हैं। इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं जो प्रताड़ित रहे हैं, जो कमजोर रहे हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, समाजवादी पार्टी और हम लोग उनके साथ में हैं। उनके आंसू पोंछने का हम लोग काम करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर कोई नाम नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा है, डॉक्टर लोहिया एक विचारधारा है, माननीय मुलायम सिंह यादव नाम नहीं है, मुलायम सिंह यादव एक नाम नहीं, आंदोलन है। जब मुलायम सिंह यादव का लोग नाम देते हैं तो एक आंदोलन नजर आता है कि हाँ, एक व्यक्ति था जिसने इस देश के अंदर ये दिखाया कि तो परिवारवाद की राजनीति होती है वही हावी नहीं होगी। कांग्रेस से लड़े और एक साइकिल चला करके स्कूल जाने वाला व्यक्ति संघर्ष करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये जज्बा दिल से निकलता है और हम लोगों ने संघर्ष करके बनाया है, इस संघर्ष को खराब नहीं। तो अनुराग पटेल जी, देखिए, लोकतांत्रिक देश में जो रिजल्ट है वही मेन मायने रखता है। लोकसभा चुनाव में भी देखा भी गया, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव रहे तो उनमें कहीं ना कहीं जो है पीछे ही रही समाजवादी पार्टी। तो जनता तक आवाज़ पहुंचाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रिजल्ट के रूप में तब्दील नहीं हो रहे? देखिए, हम लोग, हमारा दल, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सदैव कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में खेल है, लेकिन उनको बयान बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं हम ईवीएम से जीत करके ईवीएम बदलेंगे। और अभी 37 सीटें जीतने के बाद इतने बड़े दल के रूप में जब सदन पहुंचे लोकसभा में,
तब भी उन्होंने कहा कि हमारी ईवीएम की लड़ाई बंद नहीं है, हम 80 की 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश में अगर जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे और हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे कि ईवीएम हटना चाहिए। और बिना बैलेट के लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा, ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी कहते रहे हैं। और विपक्ष चुनाव लड़ता है तो हम लोगों को दिक्कतें यही आती हैं, वो सामने निकल के आता है। जैसे अभी कुंदुरकी में चुनाव हुआ, हमारी ड्यूटी लगी थी मिर्जापुर जनपद में मंझवा विधानसभा में। वहां भी मैंने देखा पुलिस के बल पर, सत्ता के बल पर, जो वहां पर अल्पसंख्यक समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के बीएलओ थे, सबसे पहले वो हटाए गए। चुनाव में ड्यूटी लगाई गई तो कोई दलित समाज का, पिछड़ा समाज का या अल्पसंख्यक समाज का लगे ना, ड्यूटी नहीं लगाई गई। उसके बाद पुलिस लाठी लेकर के गांव गांव में जाकर के एक एक वोटर को धमकाने का काम करती है। फोटो आया है, वीडियो आई है, लेकिन निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। दरोगा पिस्टल लेकर के, रिवॉल्वर लेकर के गलियों में खड़ा होकर के अल्पसंख्यक समाज के वोट को निकलने रोकते हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीती। कानपुर में किस तरीके से नंगा नाच प्रशासन ने किया। अंबेडकर नगर की सीट पर चुनाव चल रहा था, हमारे सांसद हैं, उन सांसद की पत्नी लड़ रही थी चुनाव, उन्हीं की सीट खाली हुई थी। उनको किस तरीके से परेशान किया गया कि उनको अपनी सुरक्षा वापस करनी पड़ी, धरने पर बैठना पड़ा, निर्वाचन आयोग को लिखना पड़ा। लेकिन न निर्वाचन आयोग, सबको बिल्कुल पंगु बना दिया है इस वर्तमान सरकार ने और सबको अपने इशारे पे किए हैं। ईडी, सीबीआई के जरिए इस देश का कहां से भला हो सकता है जब देश के अंदर मतलब कई मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम करते हैं, जिनके ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं है, उससे ज्यादा आरोप वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इस देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लोग अलग लड़ रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव को घेरने का काम किए, जब वो सत्ता से हटे तो उनके आवास को गंगा जल से धुलवाया। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? गंगा जल से धुलवाएंगे। एक और ये कहते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती है और राजनीति में धर्म को नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो तो एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। उनका काम तो धार्मिक था, धर्म करते, उस धर्म खुद आकर के, हम तो कहते धर्म आकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। जिनका काम हिंदू समाज को बढ़ाना था, हिंदू समाज में काम करना था, वो लोग वहां ना करके राजनीति करने लगे हैं। तो हम इसको अलग देखते हैं कि ये लोग धर्म के आधार पर ही राजनीति करना चाहते हैं और हम समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्षी दल जो आज एकजुट हैं इंडिया गठबंधन के नाम पर, हम लोग धर्म को किनारे रखते हैं और समाजवादी पार्टी, हम लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग आराम से रहें और सबका विकास हो, गरीब तबका जो है उसका कल्याण हो। ये आजम खान ने तो सदैव विरोध किया। आजम खान तो जब बड़े बड़े उलेमा कहा करते थे कि फतवा जारी करते थे, तो आजम खान साहब ने कई बार विरोध किया कि देखिए, नमाज पढ़ाने वालों का काम अलग है, इमामों का काम अलग है और राजनीति करने का काम राजनीतिकों का है। तो वो हमारे काम में हस्तक्षेप न करें, हम उनके काम में। और आज धर्म और राजनीति सब एक में होकर के चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इस जनता को देखना पड़ेगा और जनता देख भी रही है। आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो जब सरकार बनेगी तो आपकी जो प्रथम जो मुद्दे हैं, या आप सरकार बनते ही कौन से मुद्दे लागू करना चाहेंगे? देखिए, हमारे लोगों को मुद्दे तो हम लोगों ने करके दिखाया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखा, ज्ञानेश्वर जी से सीखा। ज्ञानेश्वर जी कहते थे कि जब वो छोटे हुआ करते थे, तो कम उम्र में, बचपन की उम्र में, नौजवान थे, साइकिल चलते थे, बोले एक नारा लगाते थे कि रोटी कपड़ा सस्ता होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। ये आदमी की सबसे बड़ी जरूरत है, रोटी और कपड़ा। खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा।
फिर उसके बाद सबसे बड़ी जरूरत है जो सस्ता होना चाहिए, फिर दवा और पढ़ाई। दवा और पढ़ाई तो फ्री होनी चाहिए। और मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले, हम लोग जानते हैं कि जब पढ़ते थे उस समय नवाब सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया था कि हाई स्कूल तक के लिए, पहले प्राइमरी का, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर तक, और लड़कियों के लिए तो ग्रेजुएशन तक फ्री कर दिया था। कोई पैसा नहीं पड़ेगा पढ़ाई के लिए, 2-2 रुपया 4-4 रुपया पड़ते थे। आज उसका फिर बाजारीकरण हो रहा है। शिक्षा पे मुलायम सिंह यादव ने किया, स्वास्थ्य पे मुलायम सिंह यादव ने किया। स्वास्थ्य की जब समस्या आई तो पर्चा, उसमें बीच में भाजपा की सरकार बनी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, तो पर्चे की कीमत 10 रुपया हुई। उसमें मजदूरी 100 रुपया हुआ करती। तो नेताजी का कहना था जिस घर के अंदर 5 लोग बीमार हो जाएंगे और आदमी 100 रुपया कमा के लाएगा शाम को, तो 100 रुपये 5 लोगों को पर्चे अगर बनवा लेगा तो 50 रुपये चले जाएंगे। क्या दवाई लाएगा, फिर क्या खाना खाएगा। इसलिए उनका कहना था 1 रुपये का पर्चा बनना चाहिए और दवाइयां सब फ्री होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने अपने शासन काल में जितनी मदद करी है लोगों की, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से उन्होंने गरीबों के इलाज को फ्री करने के लिए 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख, जरूरत पड़ी 10-10 लाख रुपया दिया है। फिर समाजवादी पार्टी की सरकारों में यह हुआ कि बड़ी बीमारियां, जो असाध्य बीमारियां हैं, किसी की किडनी फेल होती है, किसी को कैंसर होता है, किसी का लीवर फेल होता है, ऐसी बीमारियों पर कितना पैसा खर्च होगा प्रदेश की सरकार खर्च करेगी, और उन्होंने देने का भी काम किया है। इसलिए हमारे लोगों को तो यही है, अखिलेश यादव जी का सपना था कि उत्तर प्रदेश के जितने जिले हों सब में 4 लेन बने। लखीमपुर और सीतापुर को भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया। कोई टोल नहीं है, बिना टोल का है, और ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं जो 4 लेन से जुड़ा ना हो। लगभग सब जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने का काम अखिलेश यादव ने किया। सबसे पहले पर्यावरण की समस्या आई तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इतने पेड़ लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि हम हरित क्रांति लाएंगे, पौधे लगाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, पर्यावरण के इंजीनियर हैं, उनकी इच्छा थी कि पर्यावरण, पेड़ लगना चाहिए, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। इस बात को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स मजबूत करने का काम, सबसे बड़ा स्टेडियम जो आज वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम है वो लखनऊ में बनाने का काम किया। वरना उत्तर प्रदेश की कहीं पहचान नहीं होती थी, कोई इतना बड़ा स्टेडियम नहीं था जहां इंटरनेशनल मैच होते। कानपुर में कभी बना था ग्रीन पार्क स्टेडियम, उसके बाद कोई बड़ा स्टेडियम नहीं था। आज वो इतना बड़ा स्टेडियम है कि जो आईपीएल भी होती है तो उसमें भी लखनऊ की टीम बनी। ये देन अखिलेश यादव की। जैसे मैंने कहा 100 नंबर पुलिसिंग उन्होंने किया। स्वास्थ्य के संबंध में उन्होंने किया कि रात में कोई नहीं मिलता था, फोन करिए, एम्बुलेंस आपके साथ आती है। एम्बुलेंस को उन्होंने मजबूत किया। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी तो इतने काम हैं और भी उन कामों को मजबूत करने की जरूरत है। अब तो 100 नंबर पुलिस जो चली थी वो तो नाम बदलते रहते हैं, लेकिन 100 नंबर पुलिस अब वसूली पुलिस हो गई है। जहां आप उसको बुलाइए फोन करके, 100 रुपया दे दीजिए, वापस चली जाती है। तो जब तक निष्पक्षता नहीं होगी, माननीय अखिलेश यादव जी की उस समय सोच थी कि उस पर जो कैमरे लगे होंगे, जो कैमरा घूमता रहेगा, उस कैमरे से ये पता चलेगा कि पुलिस किस समय पहुंची, कहाँ पहुंची, वहां की वस्तुस्थिति क्या है, उस पर कंट्रोलिंग होगी। वो सब काम रुके हैं। लखीमपुर में ही ओएल में 200 बेड का हॉस्पिटल बना, संचालित नहीं हो पाया। आज ये हॉस्पिटल बन रहा है, तो अब आज उसी बिल्डिंग को शिफ्ट किए हैं, लेकिन डॉक्टर की दिक्कत है। लखीमपुर में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। हम लोग तो चाहेंगे, हमारी अखिलेश जी से भी बात होती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने, कि जब कभी सरकार अब बने तो सबसे पहले में शिक्षा पर देखने की जरूरत है कि शिक्षा का इतना ज्यादा हम लोग महंगा करके चले गए हैं कि आम आदमी अपने बच्चे को न डॉक्टर बना सकता है, न इंजीनियर बना सकता है। पड़ोसी देश नेपाल है जहां एमबीबीएस कम पैसे में बनता है। यूक्रेन है जहां पर इस समय परेशान है देश, वो उस पर हमले बराबर हो रहे हैं। यूक्रेन लोग पढ़ने जाते थे एमबीबीएस करने, इंडिया के ही लोग, यूपी के बहुत से लोग वहां पर, लखीमपुर जनपद के बहुत से लोग हैं, वहां पर भी एमबीबीएस का कम पैसा खर्च होता है। रूस में कम पैसा खर्च होता है। नेपाल जो गरीब देश है वह कम खर्च होता है। तो इंडिया में इतना पैसा क्यों खर्च होता है कि साधारण परिवार के व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते।
हम चाहते हैं कि कम से कम इतना पैसा इसमें शिक्षा सस्ती हो जाए। जो नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो ना मुफ्त हो पाए लेकिन कम से कम ये हायर एजुकेशन वाली चीजें इतनी कम में हो कि एक आम आदमी भी करा सके और और लोगों को पक्के घर हो। साथ ही साथ एक सवाल ये ज़हन में आता है कि जो आपकी पार्टी पे आरोप लगते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं, उसको आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, आलोचनाएं अब नहीं होती, पहले हुआ करती थी। वो दिन हमें भी याद है जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और उन्होंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं और मुलायम सिंह यादव गुंडों के गुंडे हैं। बेगम हजरत महल पार्क में एक कार्यक्रम था, हमने कहा, कुंवर शैलेंद्र सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, तब नेताजी ने जवाब दिया था कि अगर गरीब किसान गुंडा है, ये नौजवान गुंडे हैं, अगर कुंवर शैलेंद्र सिंह लाल टोपी लगा करके बैठे हैं गुंडे हैं, नौजवान गुंडे हैं, तो हम गुंडों के गुंडे। समय बदलता है, लोग जो आरोप हमारी समाजवादी पार्टी पर लगाते थे उन आरोपों का खंडन भी होता रहा और किसी गरीब की अगर मदद करना है तो मजबूती के साथ खड़े होना पड़ता है और किसी के साथ अगर मजबूती के साथ खड़े होंगे तो अगर वो गुंडा ही है, वो अगर कोई आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडाई करते हैं, ये गलत है। तो समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी होती है। जब पुलिस लेके डंडा खड़ी होती है, प्रताड़ित करती है लोगों को, वहां पर वही व्यक्ति खड़ा हो सकेगा जो दिल से मजबूत होगा और मजबूती से खड़ा होगा, तभी अन्याय के खिलाफ लड़ पाएगा और गरीब की मदद करेगा। तो इसको हम गलत नहीं मानते हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लोग आरोप लगाते हैं वो गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी में तो सारे लोग पिस रहे हैं, उनका भी कार्यकर्ता परेशान है, क्योंकि कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिसने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी उसका कहीं भला नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी हावी है, आईएएस और आईपीएस अधिकारी सरकार चला रहे हैं और जो बाबा के कान में कह देते हैं वो सुना जाता है। कहीं पर विधायक तक की सुनवाई नहीं है, कहीं विधायक और सांसद अपने काम लेकर के जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी नहीं सुनते हैं, इस जनपद के अधिकारी नहीं सुनते हैं। जनपद के अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर हम आपसे कह सकते हैं कि आप लखीमपुर किसी भी रोड पर जाइए, पहले पता करिए, आज पता करिए, इस लखीमपुर जनपद के अंदर जितनी अच्छी रोडें बनी होंगी लगभग आप पता कर लेंगे सब पुल पुलिया अच्छी रोडें सब समाजवादी पार्टी की सरकारों में बनी। आज लखीमपुर में ही तमाम से ऐसे रोडें हैं तो रोडों को चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन बिजली के खंभे बीच रोडों पे लगे हैं, 4-4 फीट अंदर रोड पे लगे हैं। सारे अधिकारी, सारे नेता, उनके 8 विधायक हैं, वो सब उन्हीं रोडों से निकलते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता है। ये उस व्यक्ति की समस्या है जो व्यक्ति रात में साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल के हेलमेट लगाए है, अगर कोहरे में कोहरा गिर रहा होगा तो जो बीच रोड पर खंभा लगा उससे टकराएगा तो उसकी। अधिकारियों के पास तो आगे और पीछे उनके गाड़ियां चलती हैं, पायलटिंग होती है, इसलिए ना अधिकारी दिखाई दे रहा है ना उनको कर्मचारी दिखाई दे रहा है। आज भ्रष्टाचार इस सीमा पर पहुंच गया है कि अभी जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर में है, वहां पर एक एमएलसी महोदय ने अपनी निधि से शौचालय का निर्माण कराने के लिए पैसा दिया। कौन ठेकेदार है, कौन अधिकारी है, कौन बनवा रहा है? इस जनपद में जिलाधिकारी महोदय भी हैं, इस जनपद के अंदर सीडीओ भी हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसकी छत खुलने से पहले वो गिर गया, बिल्डिंग गिर जाती है, कायदे से उसमें ठेकेदार जो बना रहा था उसकी जांच होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि विपक्ष के लोगों को परेशान करना है, सत्ता के लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी बाढ़ आई थी, किसानों का फसल बर्बाद हुई, उनको पैसा नहीं मिला, जो मुआवजा आया, हमारे समाजवादी पार्टी के जो निर्वाचित सांसद हैं उत्कर्ष वर्मा जी, निर्वाचित सांसद हैं आनंद भदौरिया जी, इन दोनों लोगों ने सदन के अंदर बात रखी, केंद्र सरकार ने रिलीफ फंड में पैसा दिया, किसानों को जो नुकसान हुआ है उसको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर इन्हीं अधिकारियों की देखरेख में पैसा बढ़ता है और जब किसान तक पैसा पहुंचता है तो 50% पैसा अधिकारी लेखपालों के माध्यम से वसूली हो जाती है। जिस गरीब किसान का 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा
गन्ने का नुकसान हो गया, फसल का नुकसान, उनको तो पैसा मिला नहीं क्योंकि वो पैसा दे नहीं सकते थे। जिन बड़े किसानों ने अब पैसा दे दिया, लेखपालों के माध्यम से अधिकारियों को पैसा पहुंच गया, उनको राहत मिली। ये भ्रष्टाचार अगर इसकी जांच हो जाए तो सब सामने आ जाएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में जनपद खीरी आ गई। तो मीडिया को लेकर एक अलग तरीके का रुख आया है सामने अभी कुछ ही सालों में, तो मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखेंगे? देखिए, मीडिया आप लोगों की बधाई देंगे कि आप लोगों के माध्यम से विपक्ष की बातें आगे जाती हैं। और अगर देश के अंदर आज ये सोशल मीडिया ना होती, देश के अंदर छोटे मीडिया हैं जो अपना यूट्यूब चलाते हैं, उनके माध्यम से बातें तो पहुंचती हैं, लेकिन जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो सब किसी के घराने की संपत्ति होता चला जा रहा है। तो वो सब किसी के इशारे पे काम करते हैं। कोई कुछ कहता है लेकिन वो दिखाया नहीं जाता है। प्रिंट मीडिया भी सब उसी हिसाब से काम करता है, लेकिन जो छोटी मीडिया है, मीडिया के लोग जो आम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो बात रखना चाहते हैं, लेकिन वो बात ऊपर तक पहुंचती है, लेकिन ऊपर जो प्रेशर बनता है वो हटा दिया जाता है। जैसे कल का ही उदाहरण दें, हमारे नौजवान साथियों ने अमित शाह जी का पुतला फूका और उस पुतले को आपके जनपद की जो मीडिया थी सब ने देखा, लेकिन हमें पता है स्वीकार कोई नहीं करेगा, लेकिन लगभग जनपद की हर मीडिया के पास अधिकारियों के फोन गए कि इस पुतला फूकने वाली न्यूज को हटा दीजिए, इस पुतला फूकने वाली न्यूज पर जो आप लोग चला रहे हैं ये ठीक नहीं, इसको हटा दीजिए, और कहीं पुतला नहीं फूका गया है। तो एक दबाव, अधिकारियों के स्तर से दबाव बनाया जाता है। और जब यहां से अगर कोई न्यूज ऊपर चली जाती है तो जो बड़े चैनल्स हैं, सब लोगों को दिखता है कौन से बड़े चैनल्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारी और अन्य नेताओं की बराबर बहस होती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके काम करते हैं, उनके एंकर्स काम करते हैं, वो लोग ऐसी न्यूजों को बिल्कुल दबा देते नहीं चाहिए। लेकिन हम बधाई देंगे कि नौजवान लड़ रहा है, लड़ता रहे, आप लोग साथ दे रहे हैं, हम आप लोगों के माध्यम से हम लोग लड़ाई जीतेंगे। तो जो मौजूदा सरकार है उस पर एक आरोप लग रहा है कि जो संसाधन है, लोकतांत्रिक संसाधन है, उनको कमजोर करने का काम कर रही है, तो उसके प्रति आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, वो सब संस्थाएं खत्म करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एक सहकारिता है, एक सहकारिता का क्षेत्र है, मुलायम सिंह यादव सबसे पहले सहकारिता मंत्री बने थे, तो सहकारिता को मजबूत करने की उन्होंने एक बढ़े थे। और इस प्रदेश के अंदर सहकारिता विभाग के बहुत ऐसे विभाग हैं उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ काम किया, क्योंकि उसमें सीधा जनता से जुड़ा होता है। आज उन संस्थाओं को बिल्कुल खत्म करने का काम किया जा रहा है। तमाम सी चीजें हैं, बिजली विभाग है, अब उस बिजली विभाग को लोग निजीकरण के नाम पर निजी कंपनियों को देना चाहते हैं, सब खत्म कर देना चाहते हैं। बैंकिंग, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, सब बैंकें राष्ट्रीयकृत हुई, बैंकें खुलने लगी, आज ये बैंकों को खत्म कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकें तो खुलती चली जा रही हैं, लेकिन सरकारी बैंकें जो थी उनको खत्म करने का 3-3, 4-4 बैंकों को एक में मिला करके इन्होंने बैंकों की संख्या कम कर दी। अब इनकी इच्छा है, जो ग्रामीण बैंक थी, जो जनता के बीच जाकर के काम करती थी, जो छोटे छोटे जगहों पर, गाँव में, कस्बों में बैंकिंग का काम उन्होंने किया, उसको भी खत्म करके उन्होंने पूरे प्रदेश की एक ग्रामीण बैंक रखी है। अब जो जानकारी मिल रही, उस ग्रामीण बैंक को भी खत्म करना चाहते हैं और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इनकी इच्छा है पूरे देश में सिर्फ एक बैंक है। और जब एक बैंक होगी तो हम ये मानते हैं कि जैसे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विरोध कर रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये एक बैंकिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, एक जब व्यक्ति होता है तो मोनोपोली होती है। जब बैंकें तमाम होती हैं, ग्रामीण बैंकें होती हैं, सहकारिता की बैंकें होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, जिला सहकारी बैंक है, यूपी कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक, अलग अलग होती हैं, तो कस्टमर को सुविधाएं अच्छी मिलती है, कंपटीशन होता है। अब ये बैंक के हित में काम कर रहे हैं, ये जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। जैसा हम लोग नेताजी से सीखे कि रोडवेज है, तो रोडवेज का काम पैसा कमाना नहीं है। बताते हैं कि रोडवेज अब विभाग प्रॉफिट में चल रहा है, रोडवेज का काम पैसा कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं। रोडवेज विभाग का काम जनता को सुविधा देना है, क्योंकि आज भी देश के अंदर 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास निजी गाड़ियां नहीं है। वो लोग बाहर जाने में इन्हीं बसों का सहारा लेते हैं, ट्रेन का सहारा लेते हैं। और जब बस और ट्रेन का सहारा लेंगे
तो उनको सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए। विभाग फायदे में हो चाहे नुकसान में जाए, रेलवे है वो सुविधाएं यात्रियों को ज्यादा दे। उसको अगर प्रॉफिट कमाना है तो जो माल ले जाते हैं, माल का ढोने का काम करते हैं, मालगाड़ियां चलती हैं, उसमें आप किराया बढ़ा करके उनसे वसूली करिए। लेकिन आम जनता को सुविधाएं ज्यादा मिलनी चाहिए, भले उससे विभाग को नुकसान हो। ये रेलवे का भी निजीकरण करना चाहते हैं, ट्रेनें चलाना चाहते हैं, पटरी हमारी है, उस पर प्लेट चलेगी। हवाई अड्डों को इन्होंने बेचने का काम कर दिया। लखनऊ का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, उसको अडानी को दे दिया। रेलवे स्टेशन ही लोग प्राइवेट देना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं, अंबानी को देना चाहते हैं। इसका विरोध है। लेकिन जिस तरीके से, फिर तो वही बात आ जाएगी, देश कैसे गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करनी आई, धीरे धीरे उसने कब्जा कर लिया। तो इसका विरोध करना पड़ेगा, निजीकरण नहीं। सरकार का काम है जनता की सेवा करना। सरकार में बैठे लोगों का काम शासन करना नहीं होता है, क्योंकि शासन करना फिर तो राजा महाराजा शासन किया करते थे। उसी का विरोध हुआ, अंग्रेज आए, और जब सब कुछ खत्म हुआ तब लोकतंत्र आया। जो हमारा अगला सवाल है तो पहले से स्पष्ट है उसका उत्तर कि जो हालिया चुनाव हुए, उपचुनाव की बात करेंगे तो आप लोग मानते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं रहे। लेकिन जनता अगर निष्पक्ष नहीं रहे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं रही, तो जनता अपने आप को कैसे सेफ महसूस करे कि आप उनके मुद्दों को रख पाएंगे उस सरकार के खिलाफ जो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और आप लोगों की सुनवाई नहीं है, तो कैसे लोग आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, जनता देख रही है, ऐसा नहीं है। जनता की अदालत से बढ़ के कोई अदालत नहीं होती है, और जनता की निगाह बहुत पैनी है। जैसे एक कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जनता की निगाह से कोई बच नहीं सकता है। जनता सब देख रही है, और जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है, विपक्षी दल लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। आप दिल्ली की बात करिए, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के स्तर को इतना बढ़िया किया कि प्राइमरी स्कूलों को इतना बढ़िया बना दिया कि वो लगने लगा कि प्राइवेट स्कूल भी उसके आगे फेल हो रहे हैं। तो जो वहां पर दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स जो पूंजीपतियों के हैं, उनकी साजिश थी कि भाजपा के माध्यम से उनको जेल भेजने का। तो ये चलता रहेगा, इससे कोई डरेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया रिवर फ्रंट पर, गोमती रिवर फ्रंट पर। गोमती गंदी थी, और हम तो छोटे थे तब से सुन रहे थे कि लालजी टंडन कहते हैं कि गोमती का पानी आचमन जैसा कर देंगे, पीने लायक कर देंगे। लेकिन हम तो वहां लखनऊ में पढ़े, कभी भी गोमती का पानी गंदा का गंदा रहा। माननीय अखिलेश यादव जी विदेश भी गए, देखा जा करके वहां, फिर अधिकारियों की टीम भेजी। वो अधिकारी की टीम आए तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि इस तरीके से गोमती में काम होना चाहिए। उन्होंने काम किया गोमती रिवर फ्रंट पर, और इतना अच्छा हुआ कि लखनऊ के लोग शाम वहां गुजारने लगे, दिन में घूमने जाने लगे, रात में घूमने जाने लगे, काम चल रहा था। ये सरकार बनी, और इस सरकार ने उस काम को रोका और भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उसकी जांच कराई। और आज 7 साल 8 साल होने को आए हैं, उस जांच के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कहीं कुछ गलत नहीं था, किसी की काम करने की नीयत गलत नहीं थी। देखिए, जब तक गोमती का रिवर फ्रंट मजबूत नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, गोमती को हम गंदा होने से बचा नहीं सकते। जब उसके किनारे अच्छे हो जाएंगे, घूमने लायक हो जाएंगे, तो उसका पानी भी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और नदियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो ये आरोप लगते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये जनता देख रही है, और जनता की निगाह पैनी है। जनता ने वोट दिया, लेकिन जब वोट देने के लिए घर से निकलती है और सिपाही और दरोगा रास्ते में खड़े होते हैं, अधिकारी खड़े होते हैं, तो वो किसी न किसी बात पर धमकाया जाता है। हर व्यक्ति का किसी घर में विवाद होता है, किसी की 151 लिखी होती है तो अधिकारी उनको फोन करता है तुमको हम जेल भेज देंगे। किसी जमीन का विवाद चल रहा होगा, उसको अधिकारी हड़काते हैं तुमको हम जेल भेज देंगे। तो कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। लेकिन ये चुनाव उपचुनाव है, उपचुनाव में आप रोक सकते हैं। जब आम चुनाव होगा तो पुलिस नहीं इतनी खाली होती है, क्योंकि उसी पुलिस के अंदर भी पुलिस के लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तो स्पेशल अधिकारी लगाए जाते हैं, बीएलओ हटा के लगाए जाते हैं, चुनाव में ड्यूटी में भी चुनिंदा अधिकारी लगाए जाते हैं। ये काम उस समय नहीं हो सकता। जब आम चुनाव होंगे तो इस सरकार को हम लोग पलटने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।
तो यही जो अगला सवाल है वो इस तरीके से कि युवाओं की जो भूमिका है, ये युवाओं की आवाज़ को ये सरकार दबा रही है, या आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, हम्म, चुनाव हो नहीं रहे हैं। लोकतंत्र भी तभी मजबूत होता है जब छात्र संघ के चुनाव होते थे। हम्म, और आज इनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम बैठे हैं हम्म, ब्रजेश पाठक जी, उस छात्र संघ की राजनीति से निकल करके आए। देश की राजनीति में बहुत लोग ऐसे हैं, शंकर दयाल शर्मा ये राष्ट्रपति रहे, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल, तो लोग छात्र राजनीति से निकल करके गए हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो जब तक छात्र संघ के चुनाव नहीं होते हैं, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। और जितनी संस्थाएं हों, संस्थाओं के चुनाव होंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। तो ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो ये सब पलट देगी, और जो आता है, जिसका एक आती होती है, उसका एक समय आता है। हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, तो वो समय 2027 है। तो उत्तर प्रदेश से जब हटाएंगे, जब उत्तर प्रदेश से हटेंगे तो दिल्ली से भी। अच्छा, ये जो आपने बात की, जो सत्ता पक्ष का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था केवल एफआईआर न लिखाना ही अगर कानून व्यवस्था सुधार है, नहीं मानते हैं। हमने इसी जनपद के अंदर देखा है, प्रदेश की तो बहुत सी घटनाएं हैं। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, एक महिला नामांकन कराने गई, सत्ता पक्ष के लोगों ने उसकी साड़ी तक खींचने का काम किया। आज तक वो लोग जेल नहीं गए। अगर यही कानून व्यवस्था है तो हम तो नहीं मानते कानून व्यवस्था अच्छी है। अभी सहकारिता के चुनाव चल रहे थे, फूलबेहड़ में एक सहकारी समिति है, सत्ता के लोग भी थे, विपक्ष के लोग भी थे। लोगों ने अपने अपने नामांकन कराए, एक भारी दबाव के बाद। तो चुनाव अधिकारी बैठता है, चलिए वो चुनावी प्रक्रिया है। और चुनाव अधिकारी बैठा था, उसके हाथ में पर्चे थे जो लोगों ने नामांकन पत्र भरे थे। का वीडियो है कि सत्ता पक्ष की विधायिका महोदया वो सारे पर्चे लेकर के भाग कर चली जाती हैं। और आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई प्रशासन ने। इसी जनपद के अंदर कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, तब इतनी कर दी जाती है। तो हम तो नहीं मानते कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। और कानून व्यवस्था केवल मुकदमा नहीं लिखने देंगे, मुकदमा कम लिखाएंगे, जांच के नाम पर रोके रखेंगे। अभी 3 दिन पहले एक महिला को पुलिस घर से लेकर के आई और ला करके अपनी कस्टडी में रखी, उसको मारा पीटा, क्या किया, उसकी डेथ हो गई। 5-6 महीने पहले फरदान थाने में हुआ, फरदान थाने में भी ऐसे हुआ। उस व्यक्ति को घर से लाया गया, पुलिस घर में लेकर के आई, थाने में लेकर के आई, थाने में रखी, और रखने के बाद उसके घर के लोगों को कहा गया, उन लोगों से पैसा मांगा गया, कुछ पैसा भी पुलिस को उन्होंने दिया, और पुलिस ने उनको मारा पीटा, परेशान किया। साथ में बीमार हुआ तो उसको अस्पताल में एडमिट भी कराया, पुलिस अस्पताल में छोड़ करके चली गई और वो घर गया, डेथ हो गई। आज तक पीएम रिपोर्ट उनके आधार पर बन के आती है। कैसे पीएम कराते हैं? पीएम में तो सब में आता है, सब में विसरा सुरक्षित हो जाता है, मामला लटक गया। लेकिन कानून व्यवस्था जब पुलिस घर से उठा के लाती है और थानों में लोगों की मौतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कानून व्यवस्था खराब है। थानेदार चला रहे हैं, थाने वहां के क्षेत्रीय विधायक चलाते हैं, क्षेत्रीय विधायक के दबाव में पोस्टिंग होती है और क्षेत्रीय विधायक के दबाव में एफआईआर लिखी जाती है, होता है। तो इसलिए जब तक लड़ेंगे नहीं हम लोग, ये कुछ नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। पूरे प्रदेश में उठा के देख लीजिए कितने बड़े अपराध हो जाते हैं। तो वही बनारस में बीएचयू में एक लड़की के साथ घटना हुई, शर्मनाक घटना थी। उसमें निकल करके कौन आया? एबीवीपी के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जो मीडिया सेल का काम देखते थे, वो लोग निकल करके आए, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इनकी कार्रवाई के मानक भी अलग अलग है। अल्पसंख्यक है तो दूसरी कार्रवाई, पिछड़ा है तो अलग कार्रवाई, दलित है तो अलग कार्रवाई, भाजपा का कार्यकर्ता है तो अलग कार्रवाई, और बसपा और सपा का कार्यकर्ता है तो अलग कार्रवाई। इनकी कार्रवाई सब जाति धर्म देख करके होती है, दल देख करके होती है, निष्पक्ष कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग
लगातार ये मांग करते रहे थानों पर बैठ करके कि अगर हम तहरीर देते हैं तो इनके थानोदार के यहाँ बोर्ड तो बड़े बड़े लगे हैं जहाँ थानेदार बैठता है उसके पीछे कि जांच बाद में होगी, एफआईआर पहले लिखी जाएगी, लेकिन ये तहरीर रख लेते हैं और कोई काम नहीं करते। अभी हमें सुनने में आया है फॉरेस्ट विभाग, यही लखीमपुर में फॉरेस्ट विभाग में 2 दिन पहले फॉरेस्ट विभाग के यहाँ से चंदन का पेड़ चोरी हो गया। लोगों के घरों से गाड़ियां उठ जाती हैं। तो ये हम नहीं मानते हैं कहीं पर कानून व्यवस्था नाम की चीज है। कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है और जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। कानून व्यवस्था जितना हम मानते हैं व्यक्तिगत रूप से, इतना नेता लोग जो राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो कार्यकर्ताओं की, आम जनता की, गरीब की, किसान की नब्ज को समझते हैं कि उसको क्या चाहिए। ये अधिकारी नहीं समझ सकते और जब तक प्रदेशों की सरकारें या अधिकारी अपने चलाएंगे, इस समय अधिकारी के हाथ में इस बागडोर है, इसलिए सब खराब। तो आप पुलिस की कार्यशैली जो है पे कई बार अखिलेश यादव जी के भी बयान आए हैं, उनकी रैलियों में भी देखा गया, तो एक आक्रोश है पुलिस के खिलाफ, या आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, पुलिस के खिलाफ तो आक्रोश सही है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं, अधिकारी भी अच्छे हैं, सिपाही भी अच्छे हैं, दरोगा भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छों की पोस्टिंग नहीं होती है। जो जितने भ्रष्ट हैं उनकी अच्छी पोस्टिंग है। एसडीएम से केवल हम पुलिस पर ही नहीं कह रहे हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं। इसी सरकार में कई बार आया है, यही के क्षेत्रीय विधायक ने एक समस्या को खड़ी की है, मतलब उजागर किया। एक आदमी कई साल से अपनी पैमाइश को लेकर के 3-3, 4-4 एसडीएम बदल जाते हैं, उसकी पैमाइश नहीं। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नई राजस्व संहिता लगा करके जो राजस्व के मामले थे उनको घटाने का, कम करने का, विवाद कम करने का काम किया था। देखिए, जब तक आम जनता के हिसाब से कानून में संशोधन नहीं होगा, आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। एक न्याय मिलने की एक समय सीमा होनी चाहिए। कोई आदमी अगर खेत की पैमाइश डालता है, उसको अगर समय पर उसकी पैमाइश नहीं होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी दोषी मानना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक अधिकारी कटघरे में नहीं खड़े होंगे, उनके पास पेंडिंग होता है, वो 4-4 साल, 5-5 साल चल रहा है मुकदमा, वो एक खेत की नपाई नहीं कर सकते हैं, तो आम जनता को न्याय कहां मिलेगा? दिक्कत बस यहीं पर आती है। इसलिए इसमें पुलिस भी खराब है, पुलिस भी दोषी है और प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं कि उन्हीं खराब अधिकारियों के बीच में अच्छे भी लोग हैं, जो देश चल रहा है। और ये सत्ता पक्ष पे एक और आरोप है कि नाम बदलने की जो राजनीति है, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, उनका काम तो नाम बदलना है। हमने पहले कहा, स्वास्थ्य संबंधी एम्बुलेंस अखिलेश जी ने चलाई, उसका नंबर बदल दिया। पुलिस 100 नंबर चलाई, नंबर बदल दिया। जनपद के नंबर बदलने का काम करते हैं। इलाहाबाद का नाम बदल दिया, अयोध्या का नाम बदल दिया। तो क्यों नाम बदलने से सब कुछ नहीं बदल सकता? लखनऊ में कमिश्नरेट कर दिया, कमिश्नर बैठेगा, तो नाम बदलने से सब ठीक हो जाएगा? पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। पुलिस नहीं ठीक होगी तो केवल नाम बदलने से काम नहीं होगा। 100 नंबर पुलिस जब चली थी तो हमने पहले कहा, जब अखिलेश जी ने शुरुआत करी थी तो लोगों में डर व्याप्त हुआ, भय व्याप्त हुआ। लोग जानते थे कि 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी, लेकिन अब पता है कि वो भी पुलिस आ जाएगी तो उसको भी हम लोग 100-200 रुपया दे करके मना लेंगे। तो वसूली पुलिस, अखिलेश जी तो मंचों पे कहें कि वसूली पुलिस बन गई है। तो जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगा, आप दृढ़ संकल्पित नहीं होगा कि हमें कानून व्यवस्था सुधारनी है, तब तक ठीक नहीं हो। और आपको भी एक टिकट मिला था, शायद पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया और एमएलसी का टिकट दिया आपको, तो आपका क्या प्रकरण रहा? चुनाव आप लड़ पाए या उसमें क्या राजनीति हुई के बारे में? देखिए, इस देश के अंदर हमने पहले कहा, एक अधिकारियों को काका साधी है। हमारा नामांकन हुआ, उन्होंने एक नोटरी एफिडेविट बता दिया कि नोटरी के पास एफिडेविट वैध नहीं है, जबकि उसने हमारा 15 तारीख को हमारे शपथ पत्र को नोटरी ने मोहर लगाकर प्रमाणित किया है। उसके सामने हमने शपथ ली और उसका 14 को रिन्यूअल हो गया। लेकिन जिलाधिकारी जो निवर्तमान थे, जो अमला था, प्रशासनिक अमला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी और हमने कई बार आरोप लगाया उसमें जिलाधिकारी के ऊपर
कि उनकी जो कॉल डिटेल थी अगर वो सार्वजनिक कर ली जाए। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस दिन जिस दिन हम लोगों के पर्चों की समीक्षा हो रही थी, उस दिन का अगर जिलाधिकारी का, एडीएम का, सीडीओ का, जो अधिकारी वहां चुनाव में सम्मिलित थे, उनके फोन की कॉल डिटेल अगर आ जावे तो आपको पता चल जाएगा कि लखनऊ से या कहां कहां से उनके पास कितने प्रेशर बने कि उन्होंने जबरन हमारे पर्चे को खारिज करने का काम किया। और यहाँ पे मैंने पहले कहा कि अगर आदमी को न्याय समय से मिलने लगे, अब उन जिलाधिकारी को कोई क्या कहे, वो तो दूसरे के हिसाब से चलते थे और वो बहुत दबाव में थे। और आज उनको लगता था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी वो इस लखीमपुर के जिलाधिकारी रहेंगे। मैंने उनसे कहा भी था कि अधिकारियों को किसी दल विशेष का काम, मतलब आदमी बनकर के काम नहीं करना चाहिए, अधिकारी को निष्पक्ष रहना चाहिए। माननीय हमारे अखिलेश जी ने भी कहा है, आईएएस और आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को क्या एकेडमी में यही सिखाया जाता है? आप इतनी अच्छी पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप आईएएस बनते हो, आईएएस की एकेडमी में आपको शिक्षा दी जाती है, आपको सिखाया जाता है, तो ये सिखाया जाता है कि आप जा करके आम जनता के साथ न्याय करेंगे, दल देख करके न्याय थोड़ी करेंगे। ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई बात लेके गया है तो वो गलत ही होगी या सही ही होगी। अधिकारी का काम करना न्याय करना, लेकिन वहां पर ये लोग कार्यकर्ता बन करके न्याय कर रहे हैं। और हमारे नामांकन में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके जिलाधिकारी महोदय ने न्याय नहीं किया, और जबकि उनको हर चीज हम लोग अवगत कराते रहे। और उसी में एक अधिकारी पीसीएस आए थे जो ऑब्जर्वर बन के आए थे। ऑब्जर्वर वो चुनाव के अधिकारी थे, वो घूम दुधुआ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि अधिकारी पहले दोषी होते हैं, अब उनको दुधुआ घूमने के लिए नहीं लाया गया था। मैं तो कहता हूं उनकी भी कॉल डिटेल निकाल ली जाए। हमारा जो आरोप है कि वो यहाँ पर समीक्षा हो रही है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वो दुधुआ घूम रहे हैं। उनके फोन, उनके अधिकारी, उनकी गाड़ियां उनके दुधुआ के कॉल डिटेल में मतलब पकड़ी जाएंगी अगर डिटेल निकाला जाए। लेकिन मैंने कहा, तो हाईकोर्ट भी गए और हाईकोर्ट आज तक, हाईकोर्ट भी तारीख पे तारीख देता है। तुमने कहा कि जब तक आम जनता, जब मेरे साथ ये है, आम जनता के साथ ये है, तो जब तक न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, और उसमें कहीं ना कहीं सब दोषी है अधिकारी हैं, और इसमें प्रेशर की राजनीति चल रही है, दबाव की राजनीति चल रही है। केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, सब अधिकारी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, जनता जिस दिन जागेगी, जनता जिस दिन उसकी निगाह से कुछ बच नहीं सकता है, उस दिन ये परिवर्तन होगा। और देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी उच्च सदन के अंदर भी उन्होंने खुल करके कहा कि यही ईडी और सीबीआई हमें दे दो 2 घंटे के लिए, तुम सब जेल में हो। और जिस दिन सत्ता परिवर्तन आएगा, हमको तो जेल भेजते हो, हम जमानत पे आ जाते हैं, लेकिन तुम लोग सब जेल में हो। तो जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, उस दिन इनका बड़ा बुरा हाल होगा। ये लोग घरों से निकलेंगे नहीं, सब घरों के अंदर डूब के दिखाई। तो अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि जब राजनीति है तो उसमें मित्रता और प्रतिस्पर्धा ये क्या साथ साथ हो सकती हैं, या प्रतिस्पर्धा ही रहेगी और मित्रता नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, दल की वैचारिक लड़ाई अलग होती है। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। नेताजी ने सदैव सिखाया है, नेताजी ने, और आज अखिलेश जी भी हमको बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं होती है। हमारी लड़ाइयाँ वैचारिक हैं, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है। और वैचारिक लड़ाई में हम विचार के साथ में हैं, हमारे विचार अलग है, उनके विचार अलग है। उस विचारधारा के लोग जो हैं वो वहां खड़े हैं, और जो हमारी विचारधारा के लोग हैं इधर खड़े हैं। और विचारधारा हमारी अच्छी है क्योंकि हम गरीबों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं। और वो केवल हिंदू और मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। तो मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा, ये देश विचार से चलेगा। ये देश कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, किसान मजबूत नहीं होंगे, नौजवान मजबूत नहीं होगा, हम नौजवानों को व्यापार नहीं दे पाएंगे, हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाएंगे, देश मजबूत। तो जो अंतिम सवाल है हमारा वो आपसे ये है कि 2027 में किस सीट से विधानसभा जा रहे हैं आप? देखिए, हम निघासन से टिकट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से लगातार वार्ता भी होती है, मुलाकात भी होती है, और उनका फैसला अंतिम फैसला है। हमारा चुनाव लड़ना फैसला नहीं है, हम टिकट मांग रहे हैं। टिकट अगर पार्टी हमें देगी तो निश्चित चुनाव जीत करके आएंगे। लेकिन हमारा चुनाव लड़ना फैसला इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इच्छा है और पूरी जनता की इच्छा है
कि पहले देश में, इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो। तो सत्ता परिवर्तन के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। हमारा मकसद होगा भारतीय जनता पार्टी हारे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये मेरा पहला लक्ष्य है। इन लड़ाइयों के बीच में ही माननीय अखिलेश यादव जी का अगर विश्वास मेरे प्रति रहा और उन्होंने हमें मौका दिया चुनाव लड़ने का, तो हम निघासन से चुनाव लड़ेंगे। और यह जहां कहीं लड़ाएंगे, जो फैसला उनका होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के फैसले में हमारा फैसला है, वो जहां कह देंगे वहां चुनाव। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।